जैसे ही अजीब बंदर की तरह दिखने वाला शख्स सफेद कपड़ों में मंच पर आता है, यह निश्चित रूप से जेम्स वॉन के इतिहास की सबसे रोमांचक हत्या की दावत है। आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि अनहोनी पहले आएगी या कल, इसलिए जल्दी से अपने सबसे बड़े दुश्मन दोस्त को टैग करो और साथ में इस कहानी की शुरुआत का इमर्सिव अनुभव लो। कहानी की शुरुआत में जुड़वां लड़कों की एक जोड़ी अपनी आया के साथ खाना खा रही है। आया और रसोइया एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं। रसोइया अपनी कला दिखाने के लिए अचानक हाथ घुमाता है और अगले ही पल एक हल्की सी दिखने वाली चेन आया की गर्दन पर आ जाती है। शुरुआत में सभी को लगा कि यह बस एक आम दुर्घटना है, लेकिन एक प्रत्यक्षदर्शी आवेई जानता था कि आया की मौत का जरूर उस खिलौना बंदर से कोई संबंध है। एक दिन पहले आवेई और उसका बड़ा भाई तहखाने में अपने पिता की चीजें समेट रहे थे, तभी उन्हें एक अजीब सा खिलौना बंदर मिला। छोटा शुआई मजे से बंदर की पीठ पर लगी चाबी को घुमा देता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका यह कदम एक विनाशकारी आपदा का कारण बनेगा। जब उन्होंने देखा कि बंदर की भुजाएं हवा में अटकी है, तो दोनों ने सोचा खिलौना खराब हो गया है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इसी पल से खिलौना बंदर पूरी तरह जाग चुका है। चूंकि माँ को ओवरटाइम करना था, इसीलिए उन्होंने आया को बच्चों को बाहर खाना खिलाने के लिए कहा। जैसे ही कार का दरवाजा खोला, आवेई ने डर के मारे देखा कि खिलौना बंदर पिछली सीट पर बैठा है। उसे लगा कि यह उसके बड़े भाई की शरारत है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक उसी समय जब तीनों खुशी खुशी खाना खा रहे थे, बंदर अचानक रहस्यमय तरीके से ड्राइवर की सीट पर आकर बजाने लगा। उस उतार चढ़ाव भरी ड्रम की आवाज को सुनकर आवेई के मन में बेचैनी भर गई और सच में जैसे ही ड्रम की आवाज रुकी, एक त्रासदी घट गई और वहाँ का माहौल तुरंत अफरा तफरी में बदल गया। आया के अंतिम संस्कार के बाद आवेई सावधानी से बंदर के पास गया और उसे गौर से देखने लगा। उसे शक था कि आया की मौत का बंदर से कोई न कोई संबंध जरूर है। आवेई की हलचल से पास में सो रहे शाओ शुआई की नींद खुल गई और हमेशा शरारत करने वाले शाओ शुआई के दिमाग में तुरंत एक शैतानी ख्याल आ गया। उस चीज के लिए पिंजरा है ना, मुझे नहीं लगता कि सब ठीक है। तुम इसे रख सकते हो, लेकिन तुम्हें बस इतना कहना होगा कि तुम उससे शादी करना चाहती हो। कहना होगा, मैं मिसेज स्टूपिड मंकी बनना चाहती हूँ। मैं कहूंगा, मैं मिसेज स्टूपिड मंकी बनना चाहती हूँ। मैं उसकी केला चूसना चाहती हूँ। नहीं बिल, ये बोलो वरना मैं तुम्हारा बाकी प्लेसेंटा खा जाऊंगा। तरपू, मैं तो बहुत हैंडसम हूँ, इसलिए अवेई को मजबूरी में सब कुछ मानना पड़ा। लेकिन यह शरारत यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन पूरे स्कूल में यह अफवाह फैल गई कि अवेई को बंदर से प्यार है। शुआई ने तो सबसे आगे बढ़कर केले लाए, जिससे अवेई सबके सामने पूरी तरह शर्मिंदा हो गया। गुस्से से तिलमिलाए अवेई ने घर लौटकर अपनी सारी भड़ास बंदर पर निकाल दी। यह सोचकर अवेई ने एक बार फिर बंदर की घड़ी को घुमा दिया। जैसे ही बंदर दोबारा चालू हुआ, उसने तुरंत एक शैतानी मुस्कान दिखा दी। इसके तुरंत बाद उसने ड्रमस्टिक उठाई और बजाने के लिए तैयार हो गया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि बंदर ने यंजू शुरू कर दिया। इसी दौरान शुआई भी घर लौट आया। उसे लगा कि आज उसकी माँ कुछ अजीब सी लग रही है। ऊपर से शुआई की दर्दनाक चीख सुनकर अवेई को आखिरकार एहसास हुआ कि इस बंदर का शिकार हमेशा यादृच्छिक होता है। जांच के बाद पुष्टि हुई कि मां की मौत एक दुर्लभ बीमारी से हुई थी, एन्यूरिज्म। एक ऐसी बीमारी जो 10 लाख में से सिर्फ एक को होती है। वेई जानता था कि वह अपनी मां की मौत का जिम्मेदार है और उसे खिलौना बहुत परेशान करने वाला लगा। इसलिए जब ज्याओ शुआई सो रहा था, तो वह चुपके से उठा और बंदर को गायब करने की तैयारी की। लेकिन अजीब बात यह थी कि खिलौने को काटने के बाद उसमें से खून रिसने लगा। वेई ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि चाकू से काटना जारी रखा। टुकड़ों को इकट्ठा करके कूड़ेदान में फेंकता रहा। दोनों भाई अपनी बुआ के साथ मेन राज्य चले गए और वहाँ नई जिंदगी शुरू की। उन्हें लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन एक दिन जब शुआई टीवी देख रहा था, तो उसे बार बार महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। शुआई ने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे आगे बढ़कर देखा, तो अंधेरे में उसे एक जानी पहचानी परछाई दिखाई दी। इसे ले आओ, मैंने इसे काट डाला था, लेकिन यह मुझे कटा हुआ नहीं लग रहा। मैं तुमसे कह रहा हूँ बिल, ये एक बुरा बंदर है। ये एक बुरी जादुई हत्यारा बंदर है। सुनिए, यह बंदर आखिर कितना शैतान है। छोटा शुआई ने एक बार फिर से खिलौने की चाबी घुमाई और इस बार शिकार बने उनके चाचा। जंगल में कैंपिंग के दौरान दर्जनों घोड़े उनके ऊपर से दौड़ गए, जिससे वे सीधे सीधे कुचलकर मांस के लोथड़े बन गए। चाचा की मौत ने आखिरकार दोनों भाइयों को इस बात की गंभीरता का एहसास करा दिया। दोनों ने मिलकर बंदर को अच्छी तरह से पैक किया और एक सूखे कुएं में फेंक दिया। वाकई इसके बाद के 25 सालों में
इन 25 सालों में कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन जल्द ही यह शांति टूट गई। आधी रात को गहरी नींद में सो रही चाची को अचानक संगीत की आवाज ने जगा दिया। उन्होंने बंदूक उठाकर नीचे देखा। घर का मुख्य दरवाजा खुला था, पर चाची ने चारों ओर देखा तो कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। जैसे ही वह वापस ऊपर सोने जा रही थी, तभी एक अनहोनी हो गई। चाची गलती से मछली पकड़ने कांटों के ढेर में गिर गईं। गनीमत रही कि उन्हें हल्की चोटें आईं। उन्होंने चेहरे से कांटा निकाला तो उन्हें एक संदिग्ध गंध महसूस हुई। चाची को लगा कि गैस लीक हो रही है, इसलिए वह रसोई में जांचने लगी। लेकिन तभी अचानक घबराहट में चाची घर भागी, पर गलती से उनका पैर एक फूलदान में जा फंसा। उन्होंने सब नजरअंदाज कर आगे भागना जारी रखा, लेकिन अचानक एक लकड़ी के बोर्ड ने उनके सिर को आर पार कर दिया। इस समय तक आवेई बड़ा हो चुका था, पर उसकी जिंदगी में सब ठीक नहीं चल रहा था। न उसके पास ढंग की नौकरी थी और उसकी पत्नी उसे छोड़ चुकी थी। उसके बेटे के साथ, जो पहले उससे कम बात करता था, अब दूरी आ गई थी। आवेई चाहता था कि वह अपने बेटे पीटर के साथ एक रोड ट्रिप पर जाए, पर ठीक यात्रा से एक रात पहले एक बालों से भरा बड़ा हाथ आवेई के सो जाने के बाद किसी ने उसे उठाकर एक गहरे सूखे कुएं में फेंक दिया। जब आवेई जागा तो उसके सामने एक बंदर चाकू लेकर हमला कर रहा था। आवेई डर गया, लेकिन अच्छा हुआ कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। खुद को बेचैन और गर्मी से परेशान महसूस कर रहे आवेई ने सिर उठाकर देखा तो पाया कि किसी ने एसी का तापमान गर्म कर दिया था। उसने तापमान सही किया और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसका मोबाइल फोन बज उठा। तो हेलो बेवकूफ आदेश। फोन के उस तरफ था छोटा शुआई, जिससे कई सालों से संपर्क नहीं हुआ था। आवेई को उसकी चाची की मौत की खबर दी और कहा कि वह जाकर जांच करे कि क्या चाची की मौत का संबंध उस डरावनी बंदर से है। आवेई ने अपने बेटे के साथ यात्रा पर जाने का बहाना बनाकर छोटा शुआई की बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उस तरफ से फोन सीधा काट दिया गया। जैसे ही आवेई गुस्से में था, छत पर लगे एसी का बाहरी यूनिट अचानक खराब हो गया और सीधा उसके सामने गिर पड़ा। तेज हाई वोल्टेज करंट जमीन पर बहते पानी के जरिए स्विमिंग पूल तक पहुंच गया। सामने एक लड़की तैराकी के लिए कूदने वाली थी। अजनबी लड़की की दर्दनाक मौत ने आवेई को यह एहसास दिलाया कि वह डरावना बंदर शायद सच में वापस आ गया है। उसने तुरंत अपने बेटे को जगाया और रातों रात गाड़ी चलाकर अपनी चाची के घर पहुंच गया। लेकिन जब उसने खून से सनी नेम प्लेट देखी तो आवेई को वहीं पर पछतावा होने लगा। मगर इससे भी डरावनी बात यह थी कि एजेंट के अनुसार पिछले एक हफ्ते में ऐसी ही कई दर्दनाक घटनाएं लगातार हो रही थीं। सबसे पहले उसकी चाची को 3 लोगों ने जलती आग से जला दिया। फिर पड़ोसी घास काटने की मशीन से गलती से घायल हो गया और कोई तो कॉफी बनाते समय गलती से भाप से जिंदा जलकर मर गया। और अब तो हर दिन कम से कम एक स्थानीय व्यक्ति रहस्यमय तरीके से मर रहा है। आवेई यह सुनकर सिहर उठा। अब उसे लगभग यकीन हो गया कि इन सब के पीछे वही डरावना बंदर है। यह साबित करने के लिए कि घर पूरी तरह साफ कर दिया गया है, एजेंट आवेई को हर जगह घुमा रहा था। लेकिन जब बारीजा वुजेन स्टोर रूम की आई तो दरवाजा किसी भी तरह से खुल ही नहीं रहा था। ओह, ये अजीब है, मुझे याद नहीं कि मैंने इसे लॉक किया था। उसने एक बड़ी चाबी का गुच्छा निकाला और एक एक करके चाबियां आजमाने लगा। अनहोनी की आशंका से आवेई उसे रोकना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही दरवाजा खुला, एक लोडेड शिकार बंदूक अचानक गिर पड़ी और सीधे एजेंट का सिर उड़ा दिया। रिपोर्ट मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। चूंकि हादसे के वक्त वहां सिर्फ आवेई ही मौजूद था, इसलिए उसे कस्बा छोड़ने से मना कर दिया गया। मजबूरी में पिता पुत्र को मजबूरन एक मोटल में ठहरना पड़ा। उसी रात कमरे का टेलीफोन बजा। शाओ शुआई के सवालों का सामना करते हुए आवेई ने ईमानदारी से अपनी खोज के बारे में बताया। उसे चाची के घर में बंदर का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन कुछ समय पहले एजेंट ने एक नीलामी की थी, इसीलिए संभव है कि बंदर को कोई खरीद चुका हो। शाओ शुआई ने यह सुनकर शांत प्रतिक्रिया दी। उसने आवेई से कहा कि वह उसके संकेत का इंतजार करे। इसी समय आवेई को अचानक कुछ याद आया। शाओ शुआई को कैसे पता चला कि मैं यहाँ रह रहा हूँ? क्या वह भी आसपास ही है? बिल, क्या तुम इसी शहर में रह रहे हो? जब फोन बेरहमी से काट दिया गया तो आवेई समझ गया कि उसकी शंका सही थी। उसने तुरंत टेलीफोन डायरेक्टरी पलटनी शुरू कर दी। भले ही उसे शाओ शुआई का नंबर नहीं मिला, लेकिन उसने एक और अजीब नाम जरूर देख लिया, मिसेस मंकी। आवेई ने मिसेस मंकी का फोन मिलाया और जैसा कि उसने सोचा था, उधर से वाकई शाओ शुआई की आवाज आई। खुशी की बात है कि मेरी प्यारी खिलौना बंदरों की तलाश अब खत्म हो गई है। कॉल करने के लिए धन्यवाद और बाहर सुरक्षित रहें। शाओ शुआई की बात सुनकर आवेई को अचानक गहराई से डर महसूस हुआ। असल में बंदर तो हमेशा उसी के पास थे और इस दौरान हुई सारी हत्याएं निस्संदेह शाओ शुआई ने ही की थीं। उस साल जब मामा का देहांत हुआ, तभी शाओ शुआई को एहसास हो गया था कि घड़ी की चाबी आवेई ने ही घुमाई थी।
उसने अपनी माँ की मौत का कारण बना, इसलिए उसके मन में एक साहसी योजना ने जन्म लिया। उसने अवेई के साथ मिलकर बंदर को सूखे कुएं में फेंक दिया, लेकिन अगले ही दिन वह वापस जाकर उसे ढूंढने लगा। मगर कुएं के तल में एक घड़ी की चाबी के अलावा कुछ नहीं था। पिछले 25 सालों में शाओ शुआई लगातार उस बंदर का पता लगाने की कोशिश करता रहा। आखिरकार मेहनत रंग लाई। एक घुंघराले बालों वाले व्यक्ति ने सेकंड हैंड मार्केट में उस बंदर को ढूंढ निकाला और उसे ऊंचे दाम में शाओ शुआई को बेच दिया। वह बार बार घड़ी की चाबी घुमाता रहा ताकि वह अजीब बंदर आवेई को मार डाले, लेकिन इतने लोगों की मौत के बावजूद आवेई को कुछ भी नहीं हुआ। शाओ शुआई ने अंदाजा लगाया कि शायद दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए निशाना सही नहीं लग पा रहा है। इसी वजह से उसने आवेई को धोखे से अपने पास बुलाने की तरकीबें सोची। जैसे ही घड़ी की चाबी फिर से घुमाई गई, शापित बंदर का श्राप महिला ब्रोकर पर सच हो गया। सच्चाई जानने के बाद आवेई गुस्से में शाओ शुआई को फोन करता है और उम्मीद करता है कि वह घड़ी की चाबी घुमाकर बेगुनाहों की हत्या न करे। इस पर शाओ शुआई ने एक शर्त रखी कि आवेई का बेटा एक बार घड़ी की चाबी घुमाए। आखिरकार शापित बंदर हमेशा खून के रिश्ते से ही अपने शिकार चुनता है, इसलिए आवेई अपने बेटे को इस मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। वे अपनी पूर्व पत्नी से संपर्क कर बच्चे को ले जाने की योजना बनाते हैं, लेकिन ठीक उसी समय दरवाजे के बाहर अचानक दस्तक सुनाई देती है। आवेई ने देखा कि बाहर पुलिस वाला है तो बिना सावधानी के दरवाजा खोल दिया, लेकिन सामने वाले ने अंदर आते ही बंदूक तान दी। असल में वह वही व्यक्ति था जिसने पहले बंदर को ढूंढा था, जूल माओ। जब से उसने बंदर को शाओ शुआई को बेचा है, तब से कस्बे में लगातार हत्याएं हो रही हैं, जिससे जूल माओ को तुरंत एहसास हो गया कि वह बंदर साधारण नहीं है। जूल माओ ने शाओ शुआई को ढूंढा और दाम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन शाओ शुआई ने उसकी परवाह नहीं की। कई जगहों से जानकारी इकट्ठा करने के बाद जुलमाओ को पता चला कि आवेई शाओ शुआई का बड़ा भाई है, इसलिए उसने अपनी नजरें आवेई पर गड़ा दी। लेकिन जुलमाओ ने कभी सोचा भी नहीं था कि आवेई और शाओ शुआई बचपन से ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। जुलमाओ को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने पीठ को पिछवाड़े के कुत्ते के बिल से घर में घुसकर खिलौना बंदर चुराने के लिए कहा। जुलमाओ के डर के आगे पीठ को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह कभी न मिले चाचा घर में इतने घातक जाल बिछा देगा। कमरे में सफलतापूर्वक घुसने के बाद पीठ ने देखा कि शाओ शुआई ऊंचाई पर खड़ा होकर बंदर से खुद ही बातें कर रहा है। पीठ को सामने देखकर उसने खिलौना बंदर में खराबी का बहाना बनाकर अपने भतीजे से कहा कि वह उसकी घड़ी को घुमा कर देखे। पीठ, जिसे असली सच्चाई का पता नहीं था, आसानी से शाओ शुआई के जाल में फंस गया। उसने जैसे ही घड़ी को घुमाया, बंदर ने तुरंत एक शैतानी मुस्कान दिखाई और वहीं पर संगीत बजाने लगा। इसी दौरान बाहर इंतजार कर रहे आवेई और जुआन माओ ने देखा कि कार के सामने एक ततैया का छत्ता लटक रहा है और गिरने वाला है। असल में अगर दोनों चुपचाप कार में बैठे रहते तो इस मुसीबत से बच सकते थे, लेकिन जुआन माओ से गलती से गोली चल गई। हालांकि इससे कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह गोली सीधे कार की खिड़की से निकलकर उस ततैया के छत्ते को भेद गई और पलक झपकते ही ततैयों का झुंड लगातार अंदर घुस आया। आवेई की दहशत भरी नजरों के सामने हजारों लाखों ततैयों ने जुआन माओ के शरीर के अंगों को जिंदा जी खा डाला और वह पल भर में ही एक कीचड़ के ढेर में बदल गया। यह देखकर आवेई तुरंत घर के अंदर भागा और पीठ को लेकर वहां से निकलने की कोशिश की। योजना के फिर से नाकाम होने का एहसास होते ही शाओ शुआई पूरी तरह पागल हो गया। उसने तो यहाँ तक चाहा कि बंदर का हाथ तोड़ दे ताकि वह किसी और को मार सके, लेकिन बंदर की ताकत वाकई बहुत जबरदस्त थी। शाओ शुआई ने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी बंदर बिल्कुल भी नहीं हिला, बल्कि आखिर में उसने उल्टा शाओ शुआई को पकड़कर एक तरफ फेंक दिया। इसके बाद बंदर ने तेजी से ड्रमस्टिक बजाई और एक युद्ध गीत बजाया, जिससे उसने शाओ शुआई के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया। संगीत रुकने के बाद आसपास कोई असामान्य बात नहीं हुई, लेकिन घर के बाहर लगातार धमाकों की आवाजें आने लगीं। शाओ शुआई खिड़की के पास जाकर देखता है तो बाहर की दुनिया पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी थी। जैसे ही बंदर ने फिर से हथौड़ा चलाया, छत जोर से गिर पड़ी और हर बार जब वह हथौड़ा मारता, शाओ शुआई की आंखों के सामने एक व्यक्ति दर्दनाक मौत मर जाता। इस समय का बंदर एक बेरहम हत्या करने वाली मशीन जैसा था और वह पहले लगातार स्प्रिंग घुमाने वाले शाओ शुआई की तरह ही लग रहा था। जब आवेई वहां पहुंचा, तब तक बंदर की ड्रमस्टिक पहले ही रैंकिंग में पिछड़ने के बाद उसने गुस्से में जियाओ शुआई से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, और अब जियाओ शुआई ने अंततः सच बता दिया, क्योंकि तुमने मेरी माँ को मार डाला। तभी अवेई को एहसास हुआ कि इतने सालों से शियाओ शुआई अपनी माँ को खोने के दर्द में डूबा हुआ था और खुद को इससे बाहर निकालने में असमर्थ था। लेकिन हर किसी की मृत्यु निश्चित है और शायद कुछ मौतें संयोगवश उसी समय हो जाती हैं। माँ, माफ करना बिल, लेकिन लगता है अब मुझे जाना होगा। अवेई के समझाने के बाद शियाओ शुआई ने आखिरकार दिल की गांठ खोल दी, लेकिन जैसे ही वह संभला, अजीब बंदर की ड्रमस्टिक फिर जमीन पर गिर गई। इससे कमरे के अंदर का जाल अचानक सक्रिय हो गया और शियाओ शुआई का सिर सीधे दीवार से टकरा गया।
सब कुछ शांत होने के बाद अवेई अपने बेटे को लेकर फिर से यात्रा पर निकल पड़ा, लेकिन चारों ओर नर्क जैसे दृश्य ने दोनों का सारा उत्साह खत्म कर दिया। लाल हरी बत्ती का इंतजार करते अवेई ने एक सफेद घोड़े पर सवार बूढ़े आदमी को देखा, जो अंधेरी रात का मृत्यु दूत बनकर छोटे शहर में घूम रहा था। इससे अवेई के मन में अचानक एक विचार आया, जीरण मौत से बचा नहीं जा सकता, तो क्यों ना इसी पल से जीवन का आनंद लेना शुरू किया जाए। ठीक है, इस एपिसोड की फिल्म यहीं समाप्त होती है। मैं हूं चीये, अगली बार फिर मिलेंगे।